नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वेब पर। दोस्तों आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का लेक्चर नंबर 5 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे औद्योगिक संबंध क्या होता है और औद्योगिक संबंध के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू कौन से होते हैं और औद्योगिक संबंध का उद्देश्य क्या होता है और इसके परिप्रेक्ष्य क्या क्या है, इसका महत्व क्या क्या है। इसके बाद में हम दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं औद्योगिक संबंध से। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप यूपीएससी ईपीएफओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए और बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक इन्फॉर्मेशन और है, अगर आप कोई भी पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप हमारा ऐप एग्जाम वेब इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां पर आपको यूपीएससी ईपीएफओ के लिए मात्र 449 रुपए में बैच मिल जाएगा। और इसमें भी आपको अगर कूपन कोड न्यू 10 यूज करेंगे तो इसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो लगभग आपका 404 रुपए का ये कोर्स पड़ जाएगा। तो आप इसको जल्दी से परचेज कर लीजिए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं ऑफर खत्म ना हो जाए। ऑफर वैलिड समय के लिए, तो जल्दी से इसको परचेज करिए। चलिए अब बात करते हैं औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू की। स्टार्टिंग कर रहे हैं औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू। हेडिंग क्या पड़ेगी? औद्योगिक संबंध के औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू। औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू के बारे में बात करें तो आपको पता होगा औद्योगिक संबंध के केवल दो पहलू होते हैं, मुख्य पहलू। वो कौन कौन से? एक होते हैं, कौन सा? एक होता है सहयोग का पहलू। एक कौन सा होता है? सहयोग का पहलू। सहयोग का पहलू। और दूसरा कौन सा होता है? संघर्ष का पहलू। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है संघर्ष का पहलू। संघर्ष का पहलू। तो औद्योगिक संबंध के अगर पहलू के बारे में बात की जाए, डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है, औद्योगिक संबंध के कौन कौन से पहलू होते हैं, कौन कौन से चीजें आती हैं। तो संघर्ष का पहलू और सहयोग का पहलू, यानी एस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेशन। इसको क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में लिख लीजिए, एस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेशन। और इसे क्या बोलेंगे? एस्पेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। एस्पेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष का पहलू। तो ये दोनों पहलू आपको याद करने होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब देखिए सहयोग का पहलू क्या होता है। किसी भी उद्योग के विकास में इस पहलू की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किस प्रकार से रहती है? क्योंकि उद्योग में शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध होना, एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्रेम इत्यादि से नियोजकों और श्रमिकों का विकास संभव होता है। इसमें क्या है सहयोग के पहलू में? सहयोग पहलू में होता है उद्योग में शांति एवं मैत्रीपूर्ण, शांति एवं मैत्रीपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध। शांति एवं मैत्रीपूर्ण संबंध, एक दूसरे के प्रति सहयोग, एक दूसरे के प्रति सहयोग, एक दूसरे के प्रति, यानी एक दूसरे के प्रति का मतलब क्या हो गया? नियोजक, नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रति एक दूसरे के प्रति सहयोग, कौमा प्रेम इत्यादि होना अनिवार्य होता है। अगर ये चीजें होंगी तो क्या होगा? इससे इससे क्या होगा? नियोजकों और श्रमिकों का विकास होता है। इत्यादि इत्यादि से ही नियोजकों और नियोजकों और श्रमिकों का श्रमिकों का विकास होता है, विकास होता है। तो ये होना अनिवार्य है। इसके बाद में जिसके यानी सहयोग के पहलू के अंतर्गत क्या आता है? श्रमिकों और नियोजकों का यह प्रयास होता है कि उद्योग निरंतर चलते रहें, मतलब सहयोग से उद्योग जो है निरंतर चलते रहें, जिससे नियोजकों को लाभ होता रहे और श्रमिकों को मजदूरी एवं अन्य सुख सुविधाएं मिलती रहें। तो इसी पहलू के अंतर्गत और क्या होता है? इस पहलू के अंतर्गत इनका प्रयास होता है, नियोजकों का प्रयास होता है, नियोजकों और श्रमिकों का प्रयास होता है, और श्रमिकों का प्रयास होता है
प्रयास होता है कि उद्योग निरंतर चलते रहें, उद्योग निरंतर चलते रहें, जिससे 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 नियोजकों और श्रमिकों का नियोजकों और श्रमिकों का लाभ हो सके। दोनों को ही तो लाभ होगा ना, श्रमिकों का लाभ हो सके। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। तो ये क्या था, ये था सहयोग का पहलू। अगर हम बात करें संघर्ष के पहलू की, तो संघर्ष के पहलू में नियोजकों और श्रमिकों के बीच में अगर मतभेद हो जाए, प्रतिस्पर्धा आ जाए या भिन्नता आ जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है, तो इससे क्या होता है, औद्योगिक वातावरण अशांत हो जाता है। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इस स्थिति को संघर्ष का पहलू कहा जाता है। जब, इसको लिखेंगे, उद्योग में जब उद्योग में नियोजकों और श्रमिकों के बीच में, किसके किसके बीच में, नियोजकों और श्रमिकों के बीच में, श्रमिकों के बीच में, नियोजकों और श्रमिकों के बीच में क्या हो जाए, मतभेद हो जाए या प्रतिस्पर्धा आ जाए, प्रतिस्पर्धा आ जाए या भिन्नता की स्थिति आ जाए, या क्या आ जाए, भिन्नता की स्थिति आ जाए, स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, औद्योगिक वातावरण, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, औद्योगिक वातावरण जो है वो अशांत हो जाएगा, औद्योगिक वातावरण अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप एग्जाम वेब से सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यूजर आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, एग्जाम वेब ऑफिशियल यूजर आईडी है, इससे आप लोग सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग चैनल पर पहुंच जाएंगे। एग्जाम वेब ऑफिशियल ये टेलीग्राम यूजर आईडी है। इसके बाद में औद्योगिक वातावरण अशांत हो जाएगा, और जब औद्योगिक वातावरण अशांत हो जाएगा तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, इस स्थिति को इस स्थिति को संघर्ष का पहलू कहेंगे। क्या कहेंगे, संघर्ष का पहलू कहेंगे। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। संघर्ष का पहलू किसे कहेंगे, जब नियोजकों और श्रमिकों के बीच में मतभेद, प्रतिस्पर्धा और भिन्नता इत्यादि की स्थिति आ जाती है, तो इससे औद्योगिक वातावरण अशांत हो जाता है, विवाद होने लगता है, तो इस स्थिति को संघर्ष का पहलू कहते हैं। अब देखिए, संघर्ष के पहलू में अनेक विषय पर हो सकता है, जो ऐसा संघर्ष जो है वो अनेक विषयों पर हो सकता है। कैसे, मजदूरी की मात्रा को लेकर, मजदूरी की कटौती को लेकर, भुगतान को लेकर, महंगाई भत्ता को लेकर, अन्य बोनस और सुरक्षा, स्वास्थ्य और साप्ताहिक अवकाश इत्यादि बहुत सी चीजों को लेकर क्या हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। और इन्हीं कारणों से हड़ताल, तालाबंदी, प्रदर्शन, घेराव, धरना, बंदी जैसी स्थिति देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, किसानों द्वारा कृषि बिल का विरोध प्रदर्शन किया जाना, जो अभी देखा होगा आपने, बहुत समय तक किसान, जो कृषि बिल है, फार्मर बिल है, इसके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। किसानों द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब चलिए बात करते हैं औद्योगिक संबंध के उद्देश्य के बारे में। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, औद्योगिक संबंध के उद्देश्य, औद्योगिक संबंध के उद्देश्य, औद्योगिक संबंध के उद्देश्य क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, औद्योगिक संबंध के अगर उद्देश्यों की बात करें, तो औद्योगिक संबंध का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में विद्यमान नियोजक और श्रमिकों के बीच में सहयोग या मतभेद की स्थिति को जानना और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। और औद्योगिक संबंध के जो उद्देश्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सुझाए गए हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से उद्देश्य हैं, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए हैं। तो फिलहाल में इसका अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है औद्योगिक संबंध, इसको हम आईआर लिख दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन। औद्योगिक संबंध का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य
उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य है कि मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में, किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में विद्यमान, किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में विद्यमान नियोजकों और श्रमिकों के बीच, नियोजकों और श्रमिकों के बीच, श्रमिकों के बीच नियोजकों और श्रमिकों के बीच सहयोग या मतभेद, सहयोग या मतभेद की स्थिति को जानना, की स्थिति को जानना तथा सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। तो ये क्या है? ये औद्योगिक संबंध का मुख्य उद्देश्य है। अब आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। आईएलओ ने भी कुछ उद्देश्य दिए हैं, वो कौन कौन से दिए हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो है औद्योगिक वातावरण की जानकारी। औद्योगिक संबंध का उद्देश्य क्या है? कि औद्योगिक वातावरण की जानकारी हासिल करना। तो ऐसे पॉइंट में नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट है औद्योगिक वातावरण की जानकारी, वातावरण की जानकारी। इसका मतलब क्या हुआ? औद्योगिक वातावरण की जानकारी औद्योगिक संबंध के अध्ययन से ही मिलती है कि औद्योगिक जो वातावरण है वो कैसा है। तो औद्योगिक वातावरण की जानकारी कहाँ से मिलती है? औद्योगिक संबंध के अध्ययन से मिलती है। दूसरा उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विवाद समाधान, औद्योगिक विवाद समाधान, विवाद समाधान। तीसरा उद्देश्य क्या है? श्रमिकों और नियोजकों के बीच, श्रमिकों और नियोजकों के बीच, नियोजकों के बीच तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाना। श्रमिकों और नियोजकों के बीच में तालमेल बैठा रहे, और ये चीजें क्या है? ये औद्योगिक संबंध के अंतर्गत ही आती हैं। और इसके बाद में नियोजकों नियोजकों और श्रमिकों के की क्रियाकलापों क्रियाकलापों एवं गतिविधि पर नजर रखना। तो ये किसके अंतर्गत आता है? औद्योगिक संबंध के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन करना। और क्या उद्देश्य हो सकता है? औद्योगिक औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन करना। इसके बाद में औद्योगिक कार्यवाही की स्थिति को रोकना, औद्योगिक कार्यवाही की स्थिति को रोकना, स्थिति को रोकना। इसके बाद में और क्या संबंध हो सकता है, और क्या उद्देश्य हो सकता है? राष्ट्रीय आर्थिक विकास को, राष्ट्रीय आर्थिक विकास को, आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाना, सुदृढ़ बनाना। और इसके बाद में औद्योगिक समस्याओं की जानकारी
औद्योगिक समस्याओं की जानकारी, समस्याओं की जानकारी हासिल करना। इसके बाद में और क्या उद्देश्य हो सकता है? श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना, श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना, श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना। ये सब क्या है? ये सब औद्योगिक संबंध के उद्देश्य हैं। और क्या है उद्देश्य? उद्योगों का समाजीकरण, उद्योगों का समाजीकरण। और हमारे नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में उद्योगों का समाजीकरण से मतलब क्या? अभी तक तो अभी जो आपने पढ़ा वो तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना, सिंपल सी बात है। श्रमिकों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी लाना जिससे उनकी स्थिति अच्छी रहे, उनके कार्य के घंटे सही हो, उनको सही वेतन और मजदूरी दी जाए। तो ऐसी मतलब स्थिति है उनकी सही करना। औद्योगिक कार्यवाही की स्थिति को रोकना, अगर कोई औद्योगिक कार्यवाही की स्थिति ऐसी कोई है तो उसको रोकने का उद्देश्य भी औद्योगिक संबंध का है। राष्ट्रीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। लेकिन उद्योगों का समाजीकरण से मतलब क्या है? उद्योगों के समाजीकरण से मतलब है प्रतिपादन के उत्पाद का उपभोग समाज के लोगों द्वारा किया जाता है तथा श्रमिक भी समाज का ही एक भाग होते हैं, तो उसी हिसाब से श्रमिकों के लिए योजनाएं लाई जानी चाहिए। तो ये क्या होता है? औद्योगिक संबंध का उद्देश्य। और क्या उद्देश्य हो सकता है? श्रमिकों में उद्योग के स्वामित्व की भावना, स्वामित्व की भावना। तो ये क्या है? ये जितने भी मैंने आपको लिखाए हैं ये सभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिए गए औद्योगिक संबंध के उद्देश्य हैं जो आपको याद करने होंगे। अब हम बात करते हैं औद्योगिक संबंध के महत्व के बारे में। औद्योगिक संबंध के महत्व, हेडिंग क्या पड़ेगी? औद्योगिक संबंध का, औद्योगिक संबंध का महत्व। तो औद्योगिक संबंध का क्या महत्व है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, औद्योगिक संबंध के महत्व के बारे में बात की जाए तो इसका महत्व क्या होता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान की उत्पादकता को यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में किसी देश की आर्थिक प्रगति में मदद करता है, श्रमिकों के अनुशासन और मनोबल को भी बढ़ाता है। तो ये सब क्या है? ये सब औद्योगिक संबंध के महत्व हैं। 2-3 पॉइंट लिख लेंगे। एक पॉइंट लिखेंगे, श्रमिकों के अनुशासन, अनुशासन और मनोबल को बढ़ाना, और मनोबल को बढ़ावा देना। दूसरा क्या हो सकता है? देश की आर्थिक, देश की आर्थिक प्रगति में मदद करना, प्रगति में मदद करना। और मदद कैसे की जा सकती है? उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादकता को, उत्पादकता को बढ़ाना। तो ये क्या है? ये इसका महत्व है औद्योगिक संबंध का। उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, बढ़ाने में महत्वपूर्ण। औद्योगिक संबंध उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का अगर प्रोडक्शन यानी उत्पादकता बढ़ेगी, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? इनकम भी तो ज़्यादा होगी। इससे क्या होगी? इससे इनकम भी तो ज़्यादा होगी। एक मिनट रुकिए। अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता या प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन यानी उत्पादकता ज़्यादा होगी, उत्पादकता ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा? उससे इनकम ज़्यादा आएगी। उससे क्या होगा? इनकम ज़्यादा आएगी। और जितनी इनकम आएगी तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी किसके पास में? लेबर के पास में। तो जो लेबर की सैलरी है तो वो लेबर की सैलरी भी तो बढ़ेगी। और जब लेबर की सैलरी बढ़ेगी तो लेबर क्या करेगा? जो भी उसकी डिमांड होगी वो डिमांड भी उसकी होंगी और वो डिमांड को वो पूरा भी करेगा। तो डिमांड को जब वो पूरा करेगा
तो कहीं ना कोई कुछ चीजें खरीदेगा तो उनसे क्या जाएगा, टैक्स उतना ज्यादा जाएगा, और जितना ज्यादा टैक्स जाएगा तो उतनी ज्यादा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो इनकम है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। और जब गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट नई नई पॉलिसियां भी लाएगा, नई नई क्या लाएगा, नीतियां लाएगा, पॉलिसी लाएगा, पॉलिसी ज्यादा लाएगा। और जो पॉलिसी ज्यादा लाएगा तो वो किन के लिए लाएगा, आम लोगों के लिए, और आम लोगों में लेबर भी शामिल होता है। तो इस तरीके से एक साइकिल चल जाती है। तो ये औद्योगिक संबंध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक। तो औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग क्या पड़ेगी, औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालिए, औद्योगिक संबंध को, औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं पूरा पूरा नहीं लिखाऊंगा, बस आपको कारक बता दूंगा, उसके बारे में समझा दूंगा। बाकी आप लोग नोट करिएगा सभी चीजें। ठीक है, औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक कौन सा है, संस्थागत कारक। पहला कारक कौन सा है, संस्थागत कारक। देखिए संस्थागत कारक के अंतर्गत क्या होता है, संस्थागत कारक के अंतर्गत राज्य की नीति, श्रम कानून, सामूहिक सौदेबाजी समझौते, श्रम संघ, नियोक्ता संगठन इत्यादि कारक सम्मिलित होते हैं। संस्थागत कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में नोट कर लीजिए कौन कौन से आते हैं। राज्य की नीति, राज्य की नीति, और क्या आता है, श्रम कानून, श्रम कानून, श्रम कानून के बाद में सामूहिक सौदेबाजी, श्रम संघ भी आता है, श्रम संघ, सामूहिक सौदेबाजी आता है, सामूहिक सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी इत्यादि चीज, या नियोक्ता संगठन भी आता है। तो ये चीजें आप लोग नोट करेंगे। दूसरा कारक कौन सा हो सकता है, दूसरा कारक है आर्थिक कारक। दूसरा कारक कौन सा है, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आर्थिक कारक के अंतर्गत आर्थिक संगठन, व्यक्ति, कंपनी, सहकारी स्वामित्व, कार्यबल की प्रकृति, संरचना, श्रम आपूर्ति का स्रोत, श्रम बाजार सापेक्ष स्थिति, बेरोजगारी का स्तर, आर्थिक चक्र इत्यादि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कारक कौन सा है, तीसरा कारक सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, आप लोग वीडियो पॉज करके और स्पीड थोड़ा स्लो करके लिख लीजिए। आर्थिक कारक में लिखेंगे आर्थिक संगठन, आर्थिक संगठन में समाजवादी, साम्यवादी और पूंजीवादी। आर्थिक संगठन, स्वामित्व का प्रकार, व्यक्ति, कंपनी, सहकारी स्वामित्व, कार्यबल की प्रकृति और संरचना, श्रम आपूर्ति का स्रोत, श्रम बाजार सापेक्ष स्थिति, बेरोजगारी का स्तर और आर्थिक चक्र, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक कारक के अंतर्गत लिखिएगा सामाजिक समूह, पंथ, सामाजिक मूल्य, मानदंड, सामाजिक स्थिति। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक कारक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगला नोट करिएगा, अगले में अगला कौन सा है, तकनीकी कारक। तकनीकी कारक, तकनीकी कारक में नोट करिएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी शोध एवं विकास। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गतिविधियां होती हैं वो तकनीकी कारक के अंतर्गत आती हैं। R&D की जो गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं कि क्या क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, वो सभी गतिविधियां इसके अंतर्गत आ जाती है तकनीकी कारक के अंतर्गत। इसके बाद एक नोट करेंगे मनोवैज्ञानिक कारक। और कौन सा है, मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत रवैया, मतलब जो मालिकों का रवैया कैसा होना चाहिए, श्रमिकों का रवैया कैसा होना चाहिए, कार्यबल की धारणा क्या होनी चाहिए, काम के प्रति श्रमिकों की रुचि क्या होनी चाहिए, अलगाव इत्यादि, ये सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव औद्योगिक संबंध पर इनका पड़ता है, तो मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आता है। इसके बाद में एक कारक होता है राजनीतिक कारक। एक कौन सा होता है, राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक,
तो राजनीतिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से कारक आ जाते हैं? राजनीतिक संस्थान, सरकार की प्रणाली, राजनीतिक दर्शन, ये सभी कारक आ जाते हैं राजनीतिक कारक में। इसके बाद में एक होता है प्रतिष्ठान संबंधी कारक, प्रतिष्ठान संबंधी कारक, प्रतिष्ठान संबंधी कारक, तो ये सब किस में आ जाते हैं? ये सभी। और कौन कौन से प्रतिष्ठान संबंधी कारक में आते हैं? प्रबंधन की शैली, उसके दर्शन और मूल्य प्रणाली, संगठनात्मक वातावरण, प्रतिस्पर्धा की सीमा, ये सभी किस में आ जाते हैं? प्रतिष्ठान संबंधी कारक में आ जाते हैं। एक अंतिम कारक और बचता है जिसको वैश्विक कारक के नाम से जानते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और वैश्विक कारक के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संबंध, वैश्विक संघर्ष, प्रमुख आर्थिक राजनीतिक विचारधाराएं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते इत्यादि, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक संबंध के परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो औद्योगिक संबंध के परिप्रेक्ष्य में आपको तीन परिप्रेक्ष्य पढ़ने होंगे। एक तो एकात्मक परिप्रेक्ष्य, दूसरा बहुलवादी परिप्रेक्ष्य, तीसरा मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तो तीन परिप्रेक्ष्य आपको पढ़ने होंगे। हेडिंग डालेंगे औद्योगिक संबंधों का परिप्रेक्ष्य, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे औद्योगिक संबंधों का दृष्टिकोण। औद्योगिक संबंधों का परिप्रेक्ष्य, औद्योगिक संबंधों का परिप्रेक्ष्य। तो इसके अंतर्गत कितने पढ़ने होंगे? तीन का परिप्रेक्ष्य पढ़ने होंगे। तीन कौन कौन से? चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो पढ़ना होगा एकात्मक परिप्रेक्ष्य। एक कौन सा पढ़ना होगा? एकात्मक परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य। दूसरा पढ़ना होगा बहुलवादी परिप्रेक्ष्य। तीसरा कौन सा पढ़ना होगा? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तीसरा पढ़ना होगा मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तो ये तीन परिप्रेक्ष्य पढ़ने होंगे जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और दृष्टिकोण भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम श्रम कल्याण के महत्व, श्रम कल्याण का विस्तार और श्रम कल्याण होता क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। और चैनल पर जो साथी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए